नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं आचार्य तोषण आज फिर आपके सामने एक नए विषय को लेकर के आया हूं। आज का विषय भी बहुत रुचिकर है और इस विषय पर काफ़ी चर्चा होती है, काफ़ी बातें होती हैं और विशेषकर जब किसी युवक या युवती का विवाह किया जाता है तो इस विषय पर जरूर चर्चा होती है। इससे पहले का जो मैंने वीडियो आपके लिए दिया था वो था मंगल दोष के ऊपर में, क्या मंगल दोष होता है। तो मेरा वो वीडियो आप जो है देखिए, आप लोगों का साथ मिल रहा है, मुझे अच्छा लगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो अवश्य जा कर के देखें, आपको सही ज्ञान मिलेगा, सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो चलिए मैं आज बात करता हूँ। आज का विषय है गुण मिलान पद्धति। गुण मिलान पद्धति, जब किसी युवक या युवती का विवाह किया जाता है तो गुण मिलान पद्धति के बारे में बात होती है। मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी हमारे बच्चों का गुण मिलान देख लीजिए। तो मैं उनको यही कहता हूं कि गुण मिलान पद्धति सार्थक नहीं है। गुण मिलान पद्धति के अंदर में त्रुटियां हैं। गुण मिलान पद्धति से संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। अब क्यों नहीं मिलती है, किस कारण से मैं ऐसा बोलता हूं, इस विषय पर मैं आज चर्चा करूंगा। देखिए, 8 कूटों की यहाँ बात की जाती है जिसमें 36 बिंदु होते हैं, जिसे 36 गुण कहा जाता है। और वैदिक ज्योतिषी में ऐसा माना जाता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा गुण मिलेंगे उतना ही वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, उतनी ही खुशियां वैवाहिक जीवन में रहेंगी। लेकिन देखने को मिलता है, और आप लोगों ने भी देखा होगा, कि गुण मिलान करने के बाद जब विवाह किया गया तो भी विवाह सफल नहीं हुआ। विवाह में कई परेशानियां आ गई। विवाह होने के बाद में लड़ाई झगड़े भी हुए, कई केसेज में देखा गया डाइवोर्स भी हुई, कई केसेज में देखा गया कि एक दूसरे को समाप्ति कर दिया गया। तो जब गुण मिलान किया गया था तो फिर वो क्या देखा गया था उस चीज में? गुण मिलान करते समय किन बातों का गुण मिलान किया गया था? केवल 36 में से 20 गुण, 25 गुण, 30 गुण, 32 गुण मिलना काफी नहीं है। इससे कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती है। सटीक जानकारी के लिए युवक का और युवती का संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करना पड़ता है। बहुत बिंदुओं पर गौर करना पड़ता है, उनका विश्लेषण करना पड़ता है, और किन बिंदुओं का विश्लेषण करना पड़ता है और वो क्यों वो चीजें आवश्यक है, इस विषय पर भी मैं आगे चर्चा करूंगा। पहले तो मैं यहाँ बता दूं कि जैसा कि मैंने बोला कि नाड़ी कूट भी कहा जाता है, जिसको 8 अंक दिया गया है। 36 जो गुण होते हैं उसमें से एक बात बोली जाती है नाड़ी दोष को लेकर के, जिसको कहा जाता है कि भाई नाड़ी दोष होने से बहुत सी समस्याएं हो जाती है और इसको 8 बिंदु दिए गए हैं। तो ये चीज देखा जाता है। और अगर नाड़ी दोष है तो बोला जाता है कि विवाह नहीं हो सकता क्योंकि नाड़ी दोष है। क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या? अब मैं यहां पर बात करता हूं कि नाड़ी, देखिए वैसे तो 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में होती हैं जिनको देखना असंभव है, लेकिन उसमें से मुख्य 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं। पहली जो नाड़ी है वह है आर्य नाड़ी, जिसे आदि नाड़ी भी कहा जाता है। दूसरी जो नाड़ी है वो है मध्य नाड़ी। तीसरी जो नाड़ी है वो है
अंत्य नाड़ी। अच्छा, इन नाड़ियों का और भी अलग अलग नाम है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां ही हैं। और अब बात यहां पर ये आती है कि 3 नाड़ियों को अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से देखा गया है। एक नाड़ी में 9 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं। तो इस तरह से 3 नाड़ियां हैं, 27 नक्षत्र। अब ये देखा कैसे जाता है, इसके लिए चंद्रमा की राशि को देखा जाता है। चंद्रमा जन्म के समय किस नक्षत्र में था, उस नक्षत्र का पद क्या है। कन्या और जो लड़का है, दोनों की कुंडलियों में यह चीज को देखा जाता है और उसके हिसाब से यह देखा जाता है कि भाई जो 3 नाड़ियों की मैंने बात की है, आदि, मध्य, अंत्य, तो अगर एक समान नाड़ी आ गई, मान लीजिए कि लड़का की आदि नाड़ी है और लड़की की भी आदि नाड़ी है, तो बोला जाता है कि नाड़ी दोष हो गया, शादी नहीं होगी। नाड़ियां अलग अलग होती है तो बोला जाता है कि विवाह चलेगा, विवाह सही है। अच्छा, फिर अलग अलग तरीकों से भी गुण को मिला कर करके और वो 36 अंक को देखा जाता है। अब बात ये उठती है यहाँ पर कि क्या ये उचित है, क्या ये सार्थक है, क्या ये सब चीज देखने के बाद भी परेशानियां नहीं आई। इसको लेकर करके बहुत भ्रम है लोगों के मन में, बहुत डर भी है, ठीक है। और इसके प्रभावों के बारे में बताया गया है कि भाई अगर नाड़ी दोष होता है तो क्या क्या हो सकता है। जैसा कि बोला जाता है कि नाड़ी दोष हो गई तो बच्चे नहीं होंगे, वैवाहिक जीवन जो है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, आर्थिक संकट आ जाएंगे, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। तो क्या अकेले नाड़ी ये चीज करवा देती है, बाकी ग्रह कहाँ गए। कुंडली में जो 12 घर हैं, 12 राशियां हैं और जो 9 ग्रह हैं, उनका फिर रोल ही क्या है अगर सब कुछ नाड़ी कर देती है तो। देखिए, नाड़ी होती है 72 नाड़ियां हैं जिसमें से 3 मुख्य हैं, लेकिन इनका रोल शरीर में शादी को लेकर के नहीं है। इनका रोल शरीर के अंदर में, इनकी भूमिका है हमारे शरीर को बैलेंस करना, हमारे जो शरीर में जो ऊर्जा संचारित होती है उस ऊर्जा को बैलेंस करना। अगर किसी भी नाड़ी में समस्या आती है तो उस समय हमारे शरीर में जो ऊर्जा का जो भाव है, फ्लो है, वो डिस्टर्ब करता है और इस कारण से स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है रोल है। लेकिन उसको केवल ये बोल देना कि नहीं ये खाली विवाह के लिए ही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है और उसका विवाह में कोई रोल भी नहीं है। मेरे पास बहुत लोगों की कुंडलियां हैं, अगर वैदिक ज्योतिषी के हिसाब से देखा जाए तो उनमें नाड़ी दोष है, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन संपन्न है, कई वर्ष हो गए, बड़े बड़े बच्चे हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं और कई सफल व्यापारी हैं, अपने अपने क्षेत्रों में अच्छी उन्नति भी कर रहे हैं। कुछ लोग फॉरेन में सेटलमेंट अपना ले चुके हैं, वहां पर रह रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं, अपने घर बना लिए हैं। तो अगर नाड़ी दोष है तो फिर उनको तो वैवाहिक जीवन में कुछ लाभ होना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात, उनके बच्चे होने ही नहीं चाहिए, या बच्चे हो गए तो उनको बच्चों को समस्या होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, बच्चों को समस्या होना, बच्चे नहीं होना, ये अलग पहलू है, अलग बिंदु है, इनका लेना देना नहीं है कोई नाड़ी दोष से। इन सब चीजों को देखने के लिए कुंडली को भी देखा जाता है ना, 9 ग्रहों को देखा जाता है, 9 राशियों को देखा जाता है। अलग अलग वर्ग होते हैं, 60 वर्ग होते हैं, तो वर्गों का अध्ययन किया जाता है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। केवल मात्र जो है नाड़ी को पकड़ लो और गुण मिलान पद्धति को पकड़ लो तो भाई अगर यही सब चीजें हैं तो फिर ग्रहों का तो कोई रोल रह नहीं गया। अब मैं आता हूं, जो बात उचित है उस बात पर मैं आता हूं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास बहुत लोग आते हैं और बोलते हैं गुरुजी हमारे बच्चों का
विवाह होने वाला है, कोई अपनी लड़की की लेके आता है, कोई लड़के की कुंडली लेके आता है, बोलता है कि गुण मिलवान करना है, वो गुण देख लीजिए इनके। तो मैं स्पष्ट रूप से बोल देता हूं कि मैं गुण मिलान पद्धति को नहीं मानता, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप प्रैक्टिकल अपने लाइफ में देख लीजिए, हो सकता है आप अपने परिवार में भी देखे हो सकता है पड़ोस में देखे हो सकता है रिश्तेदारी में देखे हो कि लड़का लड़की की कुंडली मिलाई गई थी और गुण मिलाए गए थे। किसी के 25 भी मिले होंगे, किसी के 32 भी मिले होंगे और किसी के 30 भी मिले होंगे। लेकिन ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि वैवाहिक जीवन जो है कष्टकारी हो गया, लड़ाई झगड़े है, कोर्ट केसेस, मारपीट, विवाह के बाद में एक दूसरे को छोड़ कर करके दूसरे के साथ में भग जाना। तो जब गुण मिलाई दिए गए थे तो फिर ये समस्याएं क्यों आई? कौन से गुण मिलाए गए थे? और शादी के समय जो है मुहूर्त भी देखा गया था। तो ये क्या है भाई? सब कुछ देख के किया जा रहा है, तो ये समस्या यहाँ कहाँ से रही? अच्छा, फिर कुछ नहीं देखने को मिलता है तो सीधा बता दिया जाता, अरे रे रे रे, वो नाड़ी दोष था, आप लोगों ने देखा नहीं, ये नाड़ी दोष के कारण सब कुछ हो गया। तो मेरे पास में बहुत कुंडलियां हैं जिनमें नाड़ी दोष है वैदिक ज्योतिषी के हिसाब से, लेकिन वो सफल है अपने क्षेत्र में, उनके बच्चे सफल हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई उनको जीवन में कष्ट नहीं। मेरे रिश्तेदारी में बहुत लोग हैं। मेरा एक खास मित्र है, वैदिक ज्योतिषी के हिसाब से उसके भी नाड़ी दोष है, लेकिन सफल वैवाहिक जीवन है, दो बच्चे हैं उसके, और हस्बैंड वाइफ में मैंने आज तक नहीं देखा कि झगड़ा हुआ है उनमें, बड़े प्यार से रहते हैं। तो फिर ये क्या था भाई? देखिए, बात ऐसी है कि मैं गुण मिलान पद्धति पर विश्वास नहीं करता, और क्यों नहीं करता उसको मैं अब स्पष्ट बता देता हूं। अब सुन लीजिए, मैं लड़का और लड़की दोनों की कुंडली लेता हूं। मैं जिन बिंदुओं पर गौर करता हूं, मैं पहले देखता हूं कि दोनों की कुंडलियों में जो ग्रह हैं, जो शादी के लिए, जो विवाह के लिए कुंडली में जिम्मेदार हैं, जिनकी भूमिका है, वो कुंडली में किस अवस्था में है, उनकी शक्ति क्या है, संबंधित वर्ग के अंदर में उनकी शक्ति क्या है, किस नक्षत्र में बैठे हैं। उसके बाद में मैं ये देखता हूं कि लड़का या लड़की का हेल्थ फैक्टर कैसा रहेगा, क्या उनकी कुंडली में स्वास्थ्य ठीक रहेगा। देखिए, समय के हिसाब से छोटी मोटी बीमारियां तो सबको चलती रहती हैं, काल चक्र घूमेगा तो कुछ असर तो आता ही है ना, लेकिन क्या ऐसा रोग तो नहीं है कि जीवन ही खत्म हो जाए? जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर हो सकता है, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, किसी को हार्ट की समस्याएं आ सकती हैं, किसी का कुछ भी हो सकता है, ऐसा रोग जिसका इलाज ही ना हो। तो हेल्थ फैक्टर को देखता हूं। इसके अलावा मैं देखता हूं कुंडली के अंदर में कि लड़का और लड़की का टेम्परामेंट यानी नेचर कैसा है। अगर स्वभाव में उग्रता है तो उनका माइंड आपस में मिलेगा ही नहीं, दिमाग आपस में मिलेगा नहीं। मैं ये देखता हूं कि कहीं क्रिमिनल टेंडेंसी तो नहीं है, यानी कोई आपराधिक प्रवृत्ति का तो हिसाब नहीं है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। आप देख रहे हो ना कैसे कैसे घटनाएं हो रही है। आपराधिक प्रवृत्ति वाले तो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो मैं वो भी देखता हूं कि ऐसा तो नहीं है कुंडली के अंदर में। फिर मैं देखता हूं कुंडली में कामेच्छा, कामेच्छा है कि नहीं, यानी सेक्सुअल अर्जेज है कि नहीं। अगर वो भी नहीं है तो मैंने देखा कई में देखा विवाह के बाद में इस तरह की समस्या पाई गई है और विवाह विच्छेदन हो गया, लड़ाई झगड़े हुए, कोर्ट केसेज भी हो गए। जब काम इच्छा होगी नहीं तो भैया फिर विवाह
का जो आधार वो भी खत्म है। अच्छा, फिर मैं क्या देखता हूं कि मैरिटल ब्लिस है कि नहीं, विवाह में सुख शांति मिलेगी कि नहीं विवाह के बाद में। तो वो कौन ग्रह है, वो कौन घर है जो उनको खुशी दे सकता है। अगर वो गड़बड़ है तो उस पर बात की जाती है, उसका उपचार किया जाता है, उसकी रेमेडी बताई जाती है। इसके अलावा मैं देखता हूं कि लड़का या लड़की की जो उम्र है वो तो ठीक ठाक है ना। देखिए, अमर तो कोई है नहीं, मैं भी अमर नहीं, जाना तो सबको है, लेकिन उतनी तो उम्र है ना कि वैवाहिक गठबंधन अपने हिसाब से चल जाएगा, बढ़िया चल जाएगा। कोई बीच में कोई इस तरह का दिक्कत नहीं आएगी कि भाई एक जीवन साथी नहीं रहा। अच्छा, फिर मैं देखता हूं, देखिए विवाह जब होता है तो दो लोगों का गठबंधन होता है, तो मैं देखता हूं कि विवाहिक जो गठबंधन है वो लंबा चलेगा या बीच में टूट जाएगा। उसके लिए जिम्मेदार घर होते हैं, जिम्मेदार ग्रह होते हैं, उनका अध्ययन करना पड़ता है, उनसे संबंधित वर्गों का अध्ययन करना पड़ता है। इसके अलावा मैं देखता हूं कि चरित्र कैसा रहेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। कहीं चरित्र में भी समस्या है तो बहुत बड़ी समस्या है, विवाह के बाद भी संबंध बन जाते हैं और वो संबंध जो है विवाह को खत्म कर देते हैं। तो ये भी मैं देखता हूं। इसके अलावा मैं देखता हूं कि आदतें कैसी हैं। मान लीजिए ऐसी आदतें हैं कि किसी में नशे की आदत है और किसी के अंदर में जुआ सट्टा खेलने की आदत है, तो ये भी तो घर खत्म कर देते हैं ना। और कैसे घर खत्म होते हैं और कैसे विवाह खत्म होता है, इन सब आदतों के कारण और इन सब चीजों में गड़बड़ होने के कारण ही खत्म होता है। इसमें नाड़ी का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, फिर इसके अलावा मैं ये भी देखता हूं कि स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन यानी आध्यात्मिकता या धर्म कर्म में रुचि है कि नहीं। कई बोलते हैं ना, अरे मैं ये नहीं मानता, मैं ये नहीं करता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो इस तरह के लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं, वो कुछ करना ही नहीं चाहेंगे। अगर आप उनको समाधान बता भी दोगे कि भाई आपके कुंडली में ये त्रुटियां हैं और तुमको ये चीजें करनी है, वो मानेगा ही नहीं, वो कुछ आपको फॉलो ही नहीं करेगा, तो कोई समाधान होगा भी। देखिए, ग्रह हमारे कुंडली में ग्रहों का क्या रोल, वो दिखाते हैं कि भाई आपका जो है कार्मिक टैक्स क्या है। इस जीवन में आपको कुछ ना कुछ देना है। जिस तरह से हम लोग अपना काम करते, व्यवसाय करते हैं, तो सरकार को कुछ ना कुछ टैक्स के रूप में देते हैं, उसी तरह से ग्राहकों को भी कुछ ना कुछ टैक्स के रूप में मिलना चाहिए, जिसको कार्मिक टैक्स कहते हैं। अगर वो करेंगे ही नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो अब समझ में आप लोगों को आया होगा कि मैं गुण मिलान पद्धति को क्यों नहीं मानता। क्योंकि गुण मिलान पद्धति कभी बताएगी नहीं कि लड़के का टेम्परामेंट कैसा है, लड़की का टेम्परामेंट कैसा है, हेल्थ कैसा रहेगा, कैरेक्टर कैसा रहेगा, या फिर विवाहिक गठबंधन कितना लंबा चलेगा, या उनकी उम्र कितनी है, या उनमें कोई नशे की आदत तो नहीं हो जाएगी। ये गुण मिलान पद्धति कभी नहीं बताती है। खाली जस्ट 36 में से 22 गुण मिल गए, 32 मिल गए, इससे कुछ होनजान नहीं है। अच्छा, अब करना ही है तो ज्यादा ज्यादा आप ये कर सकते हैं विवाह के समय। देखिए, प्राचीन काल में पैथोलॉजी नहीं था, ब्लड के कई प्रकार को होते हैं, ब्लड को टेस्ट करने का कोई रूल नहीं था, नियम नहीं था। तो जब विवाह किया जाता है तो आज के समय में पैथोलॉजी भी है। भाई आप लड़का लड़की का ब्लड चेक करवाएं, ये ज्यादा आप ध्यान रखें कि ब्लड ग्रुप दोनों का अलग अलग हो। तो अलग अलग होगा तो RH फैक्टर भी प्रभावित नहीं होगा। RH फैक्टर जो है रक्त की लाल कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाला एक हार्मोन होता है। अगर RH फैक्टर सही है, मान लीजिए कोई लड़की है और वो मां बनने वाली है, अगर उसका RH फैक्टर निगेटिव है और भ्रूण का RH फैक्टर पॉजिटिव है तो उसको समस्या होगी गर्भधारण में, गर्भपात तक हो सकता है, या बच्चा हो गया तो उसको शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। तो ये चीज को भी ध्यान में रखना होता है। तो इसीलिए ये चीज कराना है और साथ में डिटेल कुंडली का एनालिसिस कराना है।
ताकि पता चल सके कि भाई इनमें आदतें कैसी रहेंगी, उनका दिमाग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हेल्थ फैक्टर कैसा रहेगा, काम इच्छा है कि नहीं है, मेंटल पीस रहेगी कि नहीं रहेगी शादी के बाद में, और स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन होगा कि नहीं होगा, यानी आध्यात्मिक जीवन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, चरित्र कैसा होगा, उनकी आदतें कैसी होंगी, यानी कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति की तो आदतें नहीं है, बहुत कुछ देखना होता है। और गुणमिलान पद्धति इन चीजों को नहीं देखती, वो बता ही नहीं पाएगी। तो ये सबसे बड़ी भूल है, ये गलती है। तो आप भी इस भ्रम से, गलती से बचें। और जब भी आप अपने बच्चा या बच्ची का विवाह करें तो किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से ही विश्लेषण करवाएं, ताकि आने वाले भविष्य में उसको कोई समस्या ना हो, केवल गुण मिलान पद्धति पर ना जाए। तो मैं आज आपसे इजाजत चाहूंगा, और अगला वीडियो भी मेरा बहुत रुचिकर होने वाला, अच्छे विषय पर आएगा। इस वीडियो को आप भी देखिएगा, समझिएगा, लोगों को भेजिएगा, ताकि जो लोग परेशान हैं इन चीजों से लेकर करके उनको भी ज्ञान मिले और वो सही व्यक्ति तक पहुंच सके। नमस्कार।